हेलो एस्पिरेंट्स, आई वेलकम यू ऑल एट परचम क्लासेस। आज के सेशन में वीकली बैंकिंग और फाइनेंस की दुनिया में 5 जून से 11 जून की सारी कवरेज हमको कवर करनी है। क्या क्या इस हफ्ते हुआ है बैंकिंग की दुनिया में या फाइनेंस रिलेटेड या इकोनॉमिक्स रिलेटेड वर्ल्ड में, उसको हमें समझना है। आगे बढ़ने से पहले आपको हमारी ऐप की कुछ जानकारी देना चाहती हूँ। एसएससी जनरल अवेयरनेस का कोर्स है, एसएससी इकोनॉमी का कोर्स है और एसएससी पॉलिटी का कोर्स है। जो हमारी ईयर बुक आई थी करंट अफेयर की, वो अभी भी अवेलेबल है, लेकिन उसकी हार्ड कॉपी नहीं है, सॉफ्ट कॉपी अवेलेबल है। जो लेना चाहते हैं, करंट अफेयर पूरे साल का कवर करना चाहते हो, आप लोग ईयर बुक ले सकते हो। फिर ईयर बुक के अंदर जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के हिसाब से प्रैक्टिस करना चाहता है, उसके लिए सवाल नाम की बुक परचम क्लासेस ने अवेलेबल कराई है आप लोगों को, जिसके अंदर क्वार्टरली बेसिस पे आपको 300 क्वेश्चंस की पीडीएफ जो है वो अवेलेबल होगी। अब इन कोर्सेज में बताऊं तो एसएससी जनरल अवेयरनेस के कोर्स में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी सब कुछ कवर करवाया जा रहा है, सब कुछ रिकॉर्डेड फॉर्मेट में आपको मिलेगा। एसएससी इकोनॉमी के अंदर बिल्कुल जीरो से अपर लेवल तक, हाई लेवल तक की इकोनॉमी को कवर किया जा रहा है, जिसको मैंने करवाया है। पॉलिटी का कोर्स भी मैंने करवाया है, जिसके अंदर आप लोगों को बिल्कुल बेसिक से लेके एडवांस लेवल की पॉलिटी कवरेज मिलेगा। तीनों ही कोर्सेज पे अगर आपको 10% की छूट चाहिए तो यूज कोड PAYL10, ताकि आप वो 10% का जो सब्सिडी है, जो हमारा डिस्काउंट है, वो आप ले सकें। ठीक है, तो अभी देखते हैं कि हम लोगों को आज कौन कौन सी न्यूज़ कवर करनी है। पहले देखो क्या हुआ, आरबीआई ने एक अलर्ट लिस्ट नाम की एक लिस्ट जारी की है, जिसके अंदर जो अनऑथोराइज्ड फॉरेक्स प्लेटफॉर्म है उनकी सूची जारी की है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट न्यूज जो है, वर्ल्ड बैंक ने भारत की जीडीपी ग्रोथ का फोरकास्टिंग पहले से कम किया है। उसके बाद नेक्स्ट न्यूज है, इंडिया पूरी दुनिया में क्रूड स्टील का सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर बन गया है। नेक्स्ट न्यूज क्या है, विप्रो ने पार्टनरशिप की है माइक्रोसॉफ्ट के साथ और बहुत सारी फाइनेंशियल सर्विसेज को लॉन्च करने की बातें कर रहा है। बैंक ऑफ बड़ौदा ने ऐसे एटीएम्स को फैसिलिटेट किया है जो यूपीआई के माध्यम से चलेंगे। देन नेक्स्ट न्यूज आपको क्या बताती है, सिडबी ने एचडीएफसी के साथ एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है, जिससे क्या होगा, एमएसएमई को, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस को फाइनेंशियल हेल्प मिलेगी। देन एचएसबीसी ने एक कैंपेन लॉन्च किया है, माई अकाउंट स्टार्ट्स टुडे। ये क्या है समझेंगे। सेबी ने आरएफक्यू प्लेटफॉर्म का यूज करके कॉर्पोरेट बॉन्ड्स के ट्रांजैक्शन के नॉर्म्स जो हैं वो जारी किए हैं। आरबीआई ने 100 डेज 100 पेज कैंपेन चलाया है, जिसके अंदर जो अनक्लेम्ड अकाउंट्स है उनका क्या करना है ये बताया गया है। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने अंतर्दृष्टि नाम का डैशबोर्ड फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए लॉन्च किया है। एसबीआई ने प्रोजेक्ट कुबेर नाम का एक प्लेटफॉर्म बैंगलोर के अंदर लॉन्च किया है। मन्नापुरम फाइनेंस ने माँ मनी नाम की एक ऐप अनवील की है। और जो हमारे पोर्ट्स एंड शिपिंग मिनिस्टर हैं, जिनका नाम है श्री सरबंदा सोनोवाल, इन्होंने चेन्नई से श्रीलंका के लिए क्रूज मिसाइल, जो एक क्रूज शिप की यात्रा है, मतलब कि समुद्री जहाज क्रूज वेसल जो है वो लॉन्च किया है। ठीक है, ये सब न्यूज हमें आज की क्लास में करना है। ठीक है, तो एक एक करके सबको पढ़ते हैं। सबसे पहली न्यूज जो आपको दिखाई दे रही है, उसके अंदर हम क्या पढ़ेंगे कि जो आरबीआई है उसने एक अलर्ट लिस्ट नाम की एक लिस्ट जारी की है। आरबीआई ने अलर्ट कर रहा है ये किसी को, अलर्ट लिस्ट नाम की एक लिस्ट जारी की है, जिसके अंदर जितने भी अनऑथोराइज्ड फॉरेक्स हैं, मतलब कि ऐसे फॉरेक्स ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म जो अनऑथोराइज्ड हैं, जिनको आरबीआई ने ऑथोराइज नहीं किया हुआ, उनको अलर्ट किया है आरबीआई ने, और ये कहा है कि आप लोग इस तरीके से काम नहीं कर सकते। पहले 56 अनऑथोराइज्ड फॉरेस्ट ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स को आरबीआई ने बताया था। अब उन 56 के साथ 8 और एंटिटीज जोड़ दी गई हैं। ये नाम आप देख पा रहे हो, QFX मार्केट, विंड ट्रेड, गुरु ट्रेड 7 लिमिटेड, ब्रिक ट्रेड, रूबिक ट्रेड, ड्रीम ट्रेड, मिनी ट्रेड, ट्रस्ट ट्रेड। ये 8 फॉरेक्स ट्रेड की कंपनीज हैं जिनको आरबीआई ने अलर्ट किया है अपनी अलर्ट लिस्ट के अंदर। ठीक है, ये लिस्ट क्यों आई है, ताकि आप लोगों को अवेयरनेस मिल सके कि किसी भी अनऑथोराइज्ड प्लेटफॉर्म से आपको कोई भी फॉरेक्स ट्रांजैक्शन का काम नहीं करवाना है। ठीक है, फरवरी 2023 तक 48 एंटिटीज थी, लेकिन अब इसके अंदर और एंटिटीज ऐड की जा रही है जो अनऑथोराइज्ड है। इनके अंदर क्या कहा गया है कि जितने भी ये नाम दिए हैं अलर्ट लिस्ट के अंदर, ये फेमा के रेगुलेशंस, फेमा के नियमों का पालन नहीं करते हैं।
ये फेमा क्या है? फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, जो 1999 में आया था कुछ फॉरेक्स ट्रेडिंग को रेगुलेट करने के लिए। फेमा के बारे में आपको मैं बताऊं तो फेमा जो है 1999 में आया है। इसने फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट 1973 का जो कानून था उसको रिप्लेस किया है। दिसंबर 1999 के अंदर इसको इनेक्ट कर दिया गया था, 29 दिसंबर 1999। ये WTO से रिलेटेड जितने भी फ्रेमवर्क्स हैं उनके अकॉर्डिंग काम करता है। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग को भी ये ध्यान में रखता है। इसके मेन फीचर क्या है? ये सेंट्रल गवर्नमेंट को एम्पावर करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट को शक्ति देता है कि आप लोग जितने भी पेमेंट्स हैं या जितनी भी ट्रांजैक्शंस हैं, एक पर्सन जो आउटसाइड कंट्री कर रहा है या बाहर का इंसान जो इंडिया के अंदर कर रहा है उसको रेगुलेट कर सके। जितनी भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हैं जिसके अंदर फॉरेन सिक्योरिटीज आती हैं, फॉरेन एक्सचेंज आते हैं, फेमा के अप्रूवल के बिना आप नहीं कर सकते, यानी ऑथोराइज्ड पर्सन ही ये काम कर सकता है। जनरल इंटरेस्ट, लोगों के जनरल इंटरेस्ट में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉरेन एक्सचेंज से रिलेटेड कोई भी नियम बना सकती है, ऐसा फेमा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को शक्ति देता है। ये RBI को रिस्ट्रिक्शंस प्लेस करने के लिए एम्पावर करता है कि भारत का जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है वो रिस्ट्रिक्शंस लगा सकता है फॉरेन एक्सचेंज के कानूनों पर लेकर। इंडियन रिजाइडिंग इन इंडिया, जो लोग भारत में रह रहे हैं या जो लोग फॉरेन के अंदर हैं, वो किस पर्पस के लिए कितना पैसा ट्रांजैक्ट कर सकते हैं, वो सारी बातें फेमा के अंदर बताई गई है। तो ये जो 8 और एंटिटी शामिल हुई हैं वो फेमा के नियमों का पालन नहीं कर रहे थे, इसलिए उनको भी अलर्ट लिस्ट में जारी किया है। ये जो अलर्ट लिस्ट है उन एंटिटीज, उन प्लेटफॉर्म्स, उन वेबसाइट्स के नाम बता रही है जो गलत तरीके से फॉरेक्स ट्रेडिंग करते थे। इनके अंदर इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स को भी इंक्लूड किया गया है और उन वेबसाइट्स को भी इंक्लूड किया गया है जो इस तरीके के गलत तरीकों से काम किए गए कामों को प्रमोट करता है। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज पे चलते हैं। वर्ल्ड बैंक ने भारत की GDP ग्रोथ फोरकास्ट जो है, पहले बता रहे थे कि 6.6 होगी, लेकिन अब बताया कि फाइनेंशियल ईयर 24 में ये केवल 6.3 होगी, यानी 0.3% का डाउनवर्ड रिवीजन कर दिया कि पहले की तुलना में इतना कम होगा। ठीक है, द रिवीजन इज प्राइमरीली एट्रीब्यूटेड, ये क्या कह रहा है? प्राइवेट, अब हाई इन्फ्लेशन की वजह से महंगाई बढ़ती जा रही है, बोरोइंग कॉस्ट बढ़ता जा रहा है, जिसके कारण भारत सरकार के ऊपर जो दबाव है वो बढ़ेगा और भारत का जो ग्रोथ है वो पहले से 0.3% कम होगा। ठीक है, उसके बाद इसकी की हाइलाइट्स की बात करें तो इन्होंने ग्लोबल ग्रोथ की, यानी पूरे विश्व के ग्रोथ के बारे में क्या कहा है कि 2022 में ये 3.1% था, पूरे विश्व का ग्रोथ भी 2.1% हो जाएगा घट के 2023 में। इमर्जिंग मार्केट और जितनी भी डेवलपिंग इकोनॉमीज हैं अदर देन चाइना को छोड़ के बाकी सभी का ग्रोथ पहले की तुलना में, पहले 4.1% था, अब ये 2.9% हो जाएगा। रिपोर्ट ऐसा प्रेडिक्शन करती है कि 2024 में ग्लोबल ग्रोथ जो है वो 2.4% देखी जाएगी। जनवरी में ऐसा कहा था 1.7%, लेकिन अब बढ़ा के कह रहे हैं कि 2.4% देखी जाएगी। अनएम्प्लॉयमेंट के आंकड़े पहले से कम होंगे, ऐसा ग्लोबल ग्रोथ, ऐसा वर्ल्ड बैंक भी कह रहा है। ठीक है, और ये कहा है कि भारत के अंदर जो इन्फ्लेशन जो है वो 2 से 6% के बीच में टॉलरेट रहेगी, इससे कम ज्यादा नहीं होगी। ऐसी प्रेडिक्शंस जो है वर्ल्ड बैंक ने अपनी रिपोर्ट में की है। वर्ल्ड बैंक की बात करें तो दिसंबर 1944 में स्टैब्लिश हुआ है, हेडक्वार्टर वॉशिंगटन DC में, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में। प्रेसिडेंट इसके अजय बांगा हैं जो अभी बने हैं, भारतीय मूल के व्यक्ति हैं और इनकी मेंबरशिप के अंदर 189 कंट्रीज इसकी मेंबर है। ठीक है, तो ये सब वर्ल्ड बैंक के बारे में हमने पढ़ा। अभी हम नेक्स्ट न्यूज पे पढ़ते हैं। इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर बन गया है क्रूड स्टील का। ये बात हमारे स्टील और सिविल एविएशन मिनिस्टर श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बताया है। 9 साल की जो कॉन्फ्रेंस है, 9 साल की गवर्नमेंट की, जिनकी कॉन्फ्रेंस की थीम क्या थी? सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण। थीम क्या है? सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण। न्यू दिल्ली के अंदर गांधी भवन में एक कॉन्फ्रेंस हुई जहां पे ये अनाउंसमेंट किया गया कि भारत जो है वो क्रूड स्टील का सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर बन गया है। तो फर्स्ट लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कौन है? चाइना। भारत अब सेकंड बना है, तो पहले सेकंड कौन था? पहले सेकंड जापान था। जापान को सरपास करके भारत क्रूड स्टील का सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर बन गया, यानी पहले चाइना है, फर्स्ट नंबर पे चाइना है, दूसरे नंबर पे इंडिया है और तीसरे नंबर पे जापान है। इस तरीके से अब ये टॉप 3
लार्जेस्ट क्रूड स्टील के प्रोड्यूसर बन गए हैं। इसके अंदर यही बातें बताई गई है कि भारत के अंदर जो ये कंपनीज हैं, स्टील अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड, एनएमडीसी, मॉयल, केआईओसीएल, एमएसटीसी, मैकॉन, इन सब लोगों ने क्या किया है, बहुत बड़ा रोल प्ले किया है स्टील की दुनिया में। 90,273.88 करोड़ का बिजनेस किया है और इतना डिविडेंड अपने शेयर होल्डर्स को बांटा है। ठीक है, ये बात कही जा रही है भारत के द्वारा। नेक्स्ट न्यूज है, विप्रो ने माइक्रोसॉफ्ट के साथ पार्टनरशिप किया है और एक्सपीरियंस मतलब फाइनेंशियल सर्विसेज के लिए कुछ इनोवेशंस का एक्सपीरियंस किया है। विप्रो एक लीडिंग टेक्नोलॉजी सर्विस देता है आप लोगों को, ठीक है। आईटी की दुनिया में विप्रो का बहुत नाम है, आपको भी पता है। इसने माइक्रोसॉफ्ट क्लाउड के साथ पार्टनरशिप किया है। अभी तक इन्होंने कौन कौन से इनोवेशन एक्सपीरियंस इंक्लूड किए हैं अपनी इनोवेशंस के अंदर? कोर बैंकिंग ट्रांसफॉर्मेशन कुछ इन्होंने सर्विस दी है। इसके अंदर क्या है, जो भी बैंकिंग रिलेटेड, बैंकिंग के लिए न्यू कैपेबिलिटीज, बैंकिंग के जो चैलेंजेस हैं उनको कैसे डील करना है, इसके लिए ये एक नेक्स्ट जनरेशन बैंकिंग लाने का, मतलब कि ज्यादा मॉडर्न बैंकिंग कैसे ला सकते हो उसके बारे में ये सर्विसेज बैंकों को प्रोवाइड की है। दूसरा, इंटेलिजेंट वॉल्यूम ऑप्टिमाइजेशन एंड रिस्क मैनेजमेंट, IVOR। ये एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब कुछ रोबोटिक्स के माध्यम से एंटी मनी लॉन्ड्रिंग सॉल्यूशन है। मतलब कि आपको रोबोटिक्स के माध्यम से पता लग जाएगा कि कहाँ क्या मनी लॉन्ड्रिंग की चीजें हैं और आप उसको एफिशिएंट मैनर में कैसे सॉल्व कर सकते हो। फिर उसके बाद नेट ऑक्सीजन। नेट ऑक्सीजन क्या है, एक डिजिटल क्लाउड बेस्ड लोन ओरिजिनल सॉल्यूशन है, जहां पे आप लेंडर बोरोवर आप एक्सपीरियंस करेंगे इस सुविधा को, जिसके अंदर जो लेंडर है या जो बोरोवर है आपस में कनेक्टिविटी स्ट्रॉन्ग होगा और बिना किसी दिक्कत के जिसको लोन लेना है उसको आसानी से लोन मिल जाएगा। फिर नेक्स्ट सर्विस इन्होंने दी है फिन ऑप्स करके, यानी फाइनेंशियल ऑपरेशंस। एक कॉम्प्रिहेंसिव क्लाउड ऑपरेशन और मैनेजमेंट का है, जिसके अंदर इनोवेटिव चीजों के अंदर इन्वेस्टमेंट करने की बातें की जा रही है। यानी ये 4 तरीके की सर्विसेज इसने माइक्रोसॉफ्ट ने, ठीक है, और विप्रो ने मिलके ये सर्विसेज के अंदर अभी इनोवेशंस कर रहे हैं। ये 4 तरीके के प्लेटफॉर्म्स पे ये काम कर रहे हैं। विप्रो की बात करें तो विप्रो 29 दिसंबर 1945 को इस्टेब्लिश हुआ था। हेडक्वार्टर इसका बेंगलुरु इंडिया के अंदर है। नेक्स्ट न्यूज पे चले तो बैंक ऑफ बड़ौदा ने एक ऐसा ATM लॉन्च कर दिया है जिसमें आप UPI का यूज करके कैश विड्रॉ करोगे। मतलब अब आपको कार्डलेस कैश विड्रॉल की सुविधा मिल जाएगी। पहले हम क्या करते थे, ATM में ऐसे कार्ड लगाते थे, फिर पैसा मिलता था, या तो टैप करते थे या तो उसके अंदर डालते थे, 2 तरीके थे। लेकिन अब कहा आपके पास कार्ड नहीं है, फिर भी आप ATM मशीन से पैसा निकाल सकते हो। आपको एक QR कोड मिलेगा ATM मशीन में, आप अपने फोन से उसको स्कैन करके पैसा निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये बैंक ऑफ बड़ौदा ने किया है। भारत का ये पहला पब्लिक सेक्टर बैंक है, फर्स्ट पब्लिक सेक्टर बैंक है जिसने इस तरीके की सर्विसेज दी है। आप देख पा रहे हो यहाँ पे QR कोड आ जाएगा और आप UPI के माध्यम से इसको स्कैन करके पैसा निकाल सकते हैं। ठीक है, कौन कौन इसमें से निकाल सकता है पैसा? बैंक ऑफ बड़ौदा के सभी कस्टमर, वो कस्टमर जो भीम UPI ऐप को यूज कर रहे हैं, वो कस्टमर जो बैंक ऑफ बड़ौदा की ऐप को यूज कर रहे हैं, और वो ऐप जिन भी बैंक्स से लिंक्ड है। कुछ बैंक्स ऐसे होते हैं ना जो एक कॉमन UPI को यूज करके अपना अपना सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं, अपनी अपनी ऐप डेवलप करते हैं। ठीक है, तो वो सभी बैंक्स जिन्होंने इस UPI के ऊपर ही अपनी एप्स डेवलप की है, उन सभी बैंक्स के कस्टमर जो हैं बैंक ऑफ बड़ौदा के ATM से UPI का यूज करके पैसे निकाल सकते हैं। की हाइलाइट्स की बात करें तो कस्टमर जो है वो एक दिन में 2 ट्रांजैक्शन कर सकता है। एक ट्रांजैक्शन में 5,000 रुपए निकाल सकता है, मतलब एक दिन में 10,000 रुपए, 2 बार 5-5 हजार करके रुपए निकाल सकता है। कस्टमर जो है UPI कैश विड्रॉल का स्क्रीन के ऊपर जैसे वो कहता है ना कि आपको रुपए डिपॉजिट करवाने हैं, आपको कैश विड्रॉ करना है, आपको अपना अकाउंट बैलेंस देखना है, क्या करना है, वहीं पे आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा कि हमको UPI से कैश विड्रॉ करना है। आप QR कोड की माध्यम से, UPI के माध्यम से उसको स्कैन करोगे और आपको आपके पैसे मिल जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से ये बताया जा रहा है कि ये बैंक ऑफ बड़ौदा पहला बैंक बन गया जो इस तरीके की फैसिलिटी देता है। इससे होगा क्या, इजी वे में, सिंपल, कन्वीनियंट और सिक्योर वे में कार्ड का यूज किए बिना आपको पैसा मिल जाएगा। बैंक ऑफ बड़ौदा 20 जुलाई 1908 को फाउंड हुआ था। हेडक्वार्टर वडोदरा गुजरात के अंदर है। MD और CEO देवदत्ता चंद है। इसके टैगलाइन है इंडियाज इंटरनेशनल बैंक,
बैंक ऑफ बड़ौदा जो है वो 11,000 से ज्यादा एटीएम ऑल ओवर इंडिया के अंदर ऑपरेट कर रहा है। इसके बाद नेक्स्ट न्यूज है, सिडबी ने एचडीएफसी के साथ एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन पैक्ट जो है वो साइन किया है और माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस को एमएसएमई को फाइनेंशियल सॉल्यूशंस देने की बातें कर रहा है। जो सिडबी है, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, और एचडीएफसी बैंक दोनों ने एक एग्रीमेंट साइन किया है एमएसएमई को फैसिलिटेट करने के लिए। हर तरीके का फाइनेंशियल सॉल्यूशन इनको मिलेगा। एमएसएमई को जितना लोन चाहिए, जिस तरीके से चाहिए, कोलेट्रल कैसे, क्या करना है, ये सब बातें, ये सब फैसिलिटीज जो है एमएसएमई को मिलेगी ताकि उनका फाइनेंशियल इकोसिस्टम पहले से स्ट्रॉन्ग हो सके। सिडबी के बारे में बात करें तो 2 अप्रैल 1990 को ये बना है। हेडक्वार्टर लखनऊ उत्तर प्रदेश इंडिया के अंदर है। चेयरमैन और इसके एमडी जो है वो शिव सुब्रमण्यम रमन है, ठीक है। और सिडबी जो है वो क्या है, वो एमएसएमई को रेगुलेट करने के लिए और जितने भी माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज हैं उनको लाइसेंस करने के लिए एपेक्स बॉडी है, रेगुलेटरी बॉडी है, ठीक है। ये किसके अंडर आती है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की जुरिस्डिक्शन के अंदर आती है। ये उसका लोगो आप देख रहे हो, पूरा नाम भी आपको दिखाई दे रहा है। इसके बाद एचडीएफसी बैंक की बात करें तो अगस्त 1994 में इसकी स्थापना हुई है। हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र के अंदर है। सीईओ एमडी इसके शशिधर जगदीशन है। टैगलाइन है वी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड, ठीक है। तो ये एचडीएफसी के बारे में बातें हैं। इसके बाद नेक्स्ट न्यूज, एचएसबीसी जो है यानी हांगकांग एंड शंघाई बैंकिंग कॉरपोरेशन, इसने माई अकाउंट स्टार्ट्स टुडे नाम का एक कैंपेन चलाया है, अवेयरनेस कैंपेन चलाया है। ये क्या है मैं आपको बता दूं, ये सिर्फ अपने बैंक की एडवर्टीजमेंट करने के लिए एक कैंपेनिंग हो रही है जिसके अंदर इन्होंने ब्रांड एम्बेसडर विराट कोहली को रखा है, ठीक है। तो ये पूछा जा सकता है कि माई अकाउंट स्टार्ट्स टुडे किसने चलाया है? एचएसबीसी ने चलाया है। एचएसबीसी की अगर हम बात करें तो 1 जनवरी 1983 को इस्टेब्लिश हुआ है। हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में है और सीईओ जो है वो हितेंद्र दवे है, ठीक है। तो क्रिकेटर विराट कोहली को इन्होंने एड के अंदर एज अ ब्रांड इन्फ्लुएंसर की तरह यूज किया है। अगली न्यूज है, सेबी इश्यूज नॉर्म्स फॉर ट्रांजैक्शन इन कॉर्पोरेट बॉन्ड्स थ्रू रिक्वेस्ट फॉर कोर्ट प्लेटफॉर्म। ये जरूरी है आपको समझना, ये आरएफक्यू प्लेटफॉर्म क्या होते हैं। देखो, सेबी आपको पता है कैपिटल मार्केट का रेगुलेटर होता है और सेबी ने क्या किया है, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स क्या होते हैं? जो ये बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं, ठीक है, उन कंपनीज को पैसे चाहिए होते हैं अपने प्रोजेक्ट्स चलाने के लिए, तो वो बॉन्ड्स के माध्यम से पैसे को कलेक्ट करते हैं, ठीक है। तो इसको कहते हैं कॉर्पोरेट बॉन्ड जारी करते हैं मार्केट में कि हम आपको इतना इंटरेस्ट देंगे, आप हमको हमारा बॉन्ड ले लीजिए, और जो भी व्यक्ति उस कंपनी को पैसा देगा फिर उसको ब्याज मिलता रहेगा। तो कॉर्पोरेट बॉन्ड जो है आरएफक्यू प्लेटफॉर्म के माध्यम से, आरएफक्यू क्या होता है? रिक्वेस्ट फॉर कोट, ये एक प्लेटफॉर्म है बॉन्ड्स के लिए, सिक्योरिटीज के लिए, जो 2020 में ही सेबी ने लॉन्च किया है। कोट क्या होता है? कोट का मतलब होता है जिस फाइनल अमाउंट पे, मतलब मान लीजिए शेयर है कोई 10 रुपए का, मैं बेचने वाली हूं, तुम खरीदने वाले हो, आप कह रहे हो ये शेयर मुझे 8 पे दे दे, मैं कह रही हूँ मैं 10 पे दूंगी, 9 पे अपनी फाइनल सेटलमेंट होगी, ना तुम्हारी ना मेरी, हम कहेंगे कि 9 रुपए पे चलो इस शेयर को फाइनल करते हैं, तो वो कोट रेट है। रिक्वेस्ट फॉर कोट प्लेटफॉर्म एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया है जहां पे आप अपनी अमाउंट बता सकते हो, आप रिक्वेस्ट कर सकते हो कि मुझे तो इतने अमाउंट पे आपका एसेट चाहिए, और सामने वाला भी आपसे बार्गेन कर सकता है। इसको कहते हैं रिक्वेस्ट फॉर कोट प्लेटफॉर्म। तो रिक्वेस्ट फॉर कोट प्लेटफॉर्म पे स्टॉक ब्रोकर्स को कहा है कि आप कॉर्पोरेट बॉन्ड्स के लिए भी इस प्लेटफॉर्म को अब यूज कर सकेंगे, जिससे ट्रांसपेरेंसी इनहेंस होगी, ठीक है। आरएफक्यू क्या है? ये एक ऐसा ट्रेड एग्जीक्यूशन प्लेटफॉर्म है जिसे 2020 में लॉन्च किया है। ये ऐसा सिस्टम और इंटरफेस है जहां पे आप कोट्स को इनवाइट कर सकते हो, कोट्स को दे सकते हो, आप सामने वालों के कोट्स को भी पता कर सकते हो और अपने कोट्स भी बता सकते हो इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म पे, ठीक है। अक्टूबर 2022 में सेबी ने स्टॉक ब्रोकर्स को बिडिंग करने के लिए अलाउ कर दिया था, ठीक है, बिडिंग करने के लिए अलाउ कर दिया था इस प्लेटफॉर्म पे। तो अब इसके अंदर पहले देखो सिर्फ प्रोप्राइटरी कैपेसिटी में बिडिंग हो सकती थी। प्रोप्राइटरी कैपेसिटी के अंदर बिडिंग क्या होता है? बिडिंग तो आप समझते हो, बोली लगाना। प्रोप्राइटरी कैपेसिटी क्या होता है? मतलब आप, एक तो क्या होता है कि जो कंपनीज हैं वो सिर्फ बीच का कमीशन खाती हैं, जैसे म्यूचुअल फंड की कंपनी है, आपने उस कंपनी को पैसा दिया, उस कंपनी ने आपका पैसा शेयर्स में लगा दिया, बीच का जो कमीशन है वो खा रहे हैं, इसको प्रोप्राइटरी नहीं कहते।
प्रोप्राइटरी का मतलब होता है जहां पे कंपनी खुद अपना पैसा डायरेक्ट मार्केट के फायदे को लेने के लिए, ना केवल सिर्फ कमीशन को, बल्कि मार्केट के फायदे को लेने के लिए, मार्केट गेन को लेने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, इसको कहते हैं प्रोप्राइटरी कैपेसिटी। तो पहले क्या था, पहले सिर्फ प्रोप्राइटरी कैपेसिटी के अंदर RFQ प्लेटफॉर्म को यूज किया जाता था। अब कहा आप इसके एडिशन में आप मतलब ना केवल डायरेक्ट गेन लेने के लिए, बल्कि कमीशन वाला बिजनेस भी आप इस प्लेटफॉर्म पे कर सकते हैं। ठीक है, तो ये RFQ प्लेटफॉर्म था। सेबी की बात करें तो सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया इसका नाम है पूरा। ठीक है, 12 अप्रैल 1988 को इस्टेब्लिशमेंट हुआ है। ये एक एग्जीक्यूटिव बॉडी है। ठीक है, 30 जनवरी 1992 को इसका कानून बना है। मुंबई महाराष्ट्र में हेडक्वार्टर है। चेयरमैन मधाबीपुरी बुच है जो पहली महिला सेबी रेगुलेटर है, पहली महिला सेबी चेयरमैन है। सेबी एक रेगुलेटरी बॉडी है जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर आती है। ठीक है, कैपिटल मार्केट को, कमोडिटी मार्केट को रेगुलेट करती है। उसके बाद RBI ने 100 डे 100 पेज कैंपेन जो है वो अनक्लेम्ड डिपॉजिट्स को सेटल करने के लिए लॉन्च किया है। 100 डेज 100 पे क्या है? 100 दिन के अंदर अंदर आपको अनक्लेम्ड अकाउंट्स को छांटना है। अनक्लेम्ड अकाउंट्स कौन से होते हैं? ऐसे अकाउंट जो पिछले 10 साल से छेड़े ही नहीं गए, ना तो उसमें कुछ डिपॉजिट हुआ, ना ही उसके अंदर से कुछ विड्रॉ हुआ। ऐसे अकाउंट्स जिसके अंदर कोई ट्रांजैक्शन नहीं हो रही है पिछले 10 सालों से, उनको अनक्लेम्ड अकाउंट्स कहा जाता है। तो RBI ने ये कहा है अब आने वाले 100 दिन के अंदर आप लोगों को अपने अपने बैंक्स के अनक्लेम्ड अकाउंट्स छांटने हैं, और जो भी उसका लीगल क्लेमेंट्स है या ओनर है वो पैसा वहां तक पहुंचाया जाए। ठीक है, तो ये 100 अनक्लेम्ड डिपॉजिट जो है फॉर एवरी बैंक, हर बैंक को कहा है कि आपको 100 दिन के अंदर 100 अनक्लेम्ड डिपॉजिट्स जो है वो आपको लोगों तक पहुंचाने हैं, जो भी उनका पैसा है। तो यहाँ पे इसके बारे में और बात करें, अनक्लेम्ड डिपॉजिट क्या है? जो लास्ट 10 ईयर से जिनको अभी तक ऑपरेट ही नहीं किया गया है। तो बैंक को ये पैसा कहाँ पे देना है? RBI ने एक अलग से फंड बना दिया है, डिपॉजिटर एजुकेशन एंड अवेयरनेस फंड। सभी बैंकों को कहा तुम अपना अपना अनक्लेम्ड डिपॉजिट इस फंड के अंदर डालते रहो। टोटल अमाउंट जो है RBI का फरवरी 2023 तक 35,012 करोड़ हो गया था, जो अनक्लेम्ड अकाउंट है। ठीक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अंदर सबसे ज्यादा अनक्लेम्ड डिपॉजिट है 8,086 करोड़, उसके बाद पंजाब नेशनल बैंक में, उसके बाद कैनरा बैंक एंड देन बैंक ऑफ बड़ौदा। इस कैंपेन के अलावा ये भी कहा है कि हम पोर्टल लॉन्च करेंगे, एक पोर्टल सेटअप करेंगे ताकि लोग जो है वो ये पता कर सके कहाँ पे कितने अनक्लेम्ड डिपॉजिट पड़े हैं अक्रॉस मल्टीपल बैंक्स। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज है RBI गवर्नर शक्तिकांत दास ने अंतर्दृष्टि नाम का एक डैशबोर्ड लॉन्च किया है फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए। फाइनेंशियल इंक्लूजन का मतलब क्या होता है? फाइनेंशियल इंक्लूजन का मतलब होता है आपको फाइनेंस की यानी बैंकिंग की एक्सेस देना, बैंक के बारे में अवेयरनेस देना और बैंक्स के अंदर अकाउंट्स ओपन करवाना। तो अंतर्दृष्टि नाम का एक फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए पोर्टल लॉन्च किया है, डैशबोर्ड लॉन्च किया है। इसको ये कहा है कि इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से, इस अंतर्दृष्टि डैशबोर्ड के माध्यम से आप जितने भी फाइनेंशियल इंक्लूजन का प्रोग्रेस हो रहा है इंडिया में उसको असेस एंड मॉनिटर कर सकते हो। ये एक ऐसा टूल है जहां पे कितना फाइनेंशियल एक्सक्लूजन है, कौन कौन से ऐसे लोकल एरिया है जहां पे अभी तक बैंक नहीं पहुंचे हैं, बैंकिंग सर्विसेज या बैंकिंग अवेयरनेस नहीं पहुंची है, इस डैशबोर्ड से पता लग जाएगा। ठीक है, 2021 में RBI ने एक फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स भी बनाया है, फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स, जिसके अंदर बताया जाएगा कि कितनी सुविधा लोगों को बैंकिंग की मिल रही है। ठीक है, और साथ में बैंकिंग, इन्वेस्टमेंट, इंश्योरेंस, पोस्टल एंड पेंशन सेक्टर्स को भी इंक्लूड किया गया है इस इंडेक्स के अंदर। ठीक है, इस इंडेक्स में हम क्या कर रहे हैं, 0 से 100 तक पॉइंटर्स देंगे। जहां पे जिस जिले को आपने 0 मार्क दिया है फाइनेंशियल इंक्लूजन में, मतलब वहां पे टोटल फाइनेंशियल एक्सक्लूजन है, लोगों को बैंकिंग का कुछ पता ही नहीं है, बैंक ही नहीं है वहां। और जिसको 100 मार्क्स मिले मतलब वहां पे कंप्लीट फाइनेंशियल इंक्लूजन आ चुका है, हर इंसान के बैंक अकाउंट्स हैं। ठीक है, इस इंडेक्स के अंदर 3 पैरामीटर होंगे। एक्सेस यानी कि आपको बैंक का फैसिलिटी कितना मिलता है, फिर बैंक तो मिल गया, उसका यूज कितना कर रहे हो, फिर क्वालिटी कैसी है आपके वहां बैंकिंग सर्विसेज की। इस तीन आधार पे फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स के अंदर रैंकिंग मिलेगी सभी को। नेक्स्ट है SBI ने प्रोजेक्ट कुबेर जो है बैंगलोर में लॉन्च किया है। मैं इसको साधारण करके आपको बताती हूँ। ये प्रोजेक्ट कुबेर है जो SBI ने बैंगलोर में लॉन्च किया। इससे होगा क्या,
जो सारी फैसिलिटी आप बैंक में जाके प्राप्त करते हो वो फैसिलिटी आप इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से घर पे ही प्राप्त कर सकते हो। इसके अंदर बस यही बताया हुआ है। क्या बताया गया है कि जो एसबीआई है उसने बैंगलोर में ये प्रोजेक्ट लॉन्च किया है जिसमें 4 ट्रांजैक्शन बैंकिंग हब्स होंगे और एक कॉर्पोरेट सैलरी पैकेज हब होगा। मैं बताती हूँ बैंक ट्रांजैक्शन बैंकिंग हब क्या होते हैं। ये ऐसे होते हैं जो एक वन स्टॉप डेस्टिनेशन होता है जहाँ पे पेमेंट कलेक्शन रिलेटेड सारे काम आप फोन के माध्यम से ही कर सकते हो। पहले एसबीआई के अलग अलग प्लेटफॉर्म थे, योनो बिजनेस, ई पेमेंट्स, कैश मैनेजमेंट प्रोडक्ट। अब क्या किया जा रहा है, ये सारी फैसिलिटी एक ही प्लेटफॉर्म पे यानी कुबेर नाम के प्लेटफॉर्म पे आ जाएंगी। आपको अलग अलग ऐप डाउनलोड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एसबीआई 1 जुलाई 1955 को बना है। हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र। चेयरमैन दिनेश कुमार खारा। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज क्या है? नेक्स्ट न्यूज है मन्नापुरम फाइनेंस ने माँ मनी नाम का एक डिजिटल ऐप जो है वो अनवील किया है। ये मन्नापुरम फाइनेंस क्या है? केरला बेस्ड एक नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है। इसने माँ मनी नाम का प्लेटफॉर्म जारी किया है ताकि लोगों को घर बैठे जितनी भी मन्नापुरम फाइनेंस जो भी फैसिलिटीज देता है, लोन की, गोल्ड लोन की, वो सारी फैसिलिटी आपको घर बैठे मिल सके। इसका एमडी और सीईओ कौन है? वीपी नंद कुमार। इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट और लास्ट न्यूज ये है, श्री सरबंदा सोनोवाल ने भारत के, ये पहली बार ऐसा हो रहा है, फर्स्ट टाइम इंडियाज फर्स्ट इंटरनेशनल क्रूज वेसल जो है वो चेन्नई से श्रीलंका के लिए चला है। ठीक है, यूनियन मिनिस्टर ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज ने ये बात बताई है। बस इतनी सी ये न्यूज थी कि चेन्नई से श्रीलंका के लिए इंटरनेशनल क्रूज वेसल जो है वो शुरू हो गया, भारत में पहली बार हुआ है। अब आप लोगों के लिए प्रश्न मैं ये पूछ रही हूँ, एक तो आपको एसबीआई का हेडक्वार्टर बताना है, एसबीआई का हेडक्वार्टर बताना है। दूसरा आपको सेबी का फुल फॉर्म बताना है, सेबी स्टैंड्स फॉर। ये 2 क्वेश्चन आप लोगों के लिए है। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन और दे देती हूँ, क्वेश्चन नंबर थर्ड ये है कि जो कुबेर नाम का प्लेटफॉर्म है, कुबेर नाम का जो अभी लॉन्च हुआ है, एसबीआई ने किया है, वो कहाँ पे कुबेर नाम का एसबीआई ने ऐप लॉन्च किया है, कहाँ पे किया है? ये 3 क्वेश्चन आप लोगों को कमेंट सेक्शन में बताने हैं। आई होप आपको फायदा मिला। बैंकिंग से रिलेटेड न्यूज, फाइनेंस से रिलेटेड न्यूज सारी आपकी कवर हो रही है। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।